डियर स्टूडेंट्स, एडवांस इंडियन इकोनॉमी जो कि हमारा एमए फाइनल का पेपर है, उसके सेक्शन तीसरा यानी सेक्शन सी की बात हम अभी तक कर रहे थे। और इसमें हमने अभी तक भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है, और राष्ट्रीय आय और ये उसके ग्रोथ का पैटर्न क्या है, हाँ, क्षेत्रीय विषमताएं क्या होती हैं, आय की विषमताएं क्या होती हैं, इन पे बातें करी। आज हम इसी सेक्शन के अगले टॉपिक को लेकर के बैठे हैं और हम बात करेंगे कैशलेस सोसाइटी, यानी एक तरह से कहें कि नकदी रहित समाज, या यूँ कहें कि कैशलेस इकोनॉमी। यानी ये एक बहुत ही नवीनतम एक अवधारणा है जिसका प्रचलन हाल ही में हुआ है, और इसको लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं भी हैं, तमाम तरह के चुनौतियां भी हैं कि कैशलेस इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसको सुरक्षित बनाया जाए ताकि आम आदमी का विश्वास इसमें जम सके। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैशलेस इकोनॉमी, यानी नकदी रहित अर्थव्यवस्था क्या होती है। हाल ही में नीति आयोग ने ये कहा कि आने वाले 3-4 वर्षों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम का झंझट भी खत्म हो जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट और रिसिप्ट में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। नीति आयोग एक इस तरह के प्लान पर काम कर रहा है कि देश में जो लेन देन का माध्यम है नकदी, उसको ख़त्म किया जाए और जो एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह है, इनके चलन को भी ख़त्म किया जाए। इसके लिए इस पर काम हो रहा है। इसमें विमुद्रीकरण के बाद नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने के लिए सरकार ने तमाम तरह के प्रयास शुरू किए हुए हैं, और ये वास्तव में आवश्यक भी है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नकदी संचालन होता है। 2014 में जीडीपी की 12.42% चलन था, जीडीपी में वो नकदी का था, जबकि दूसरे देशों में चाहे चीन हो चाहे ब्राज़ील हो, इन देशों में जीडीपी में नकदी का लेन देन है वो बहुत कम है। चाइना में 10% से भी कम है, जबकि ब्राज़ील में 4% ही है। इस तरह से धीरे धीरे भारत में भी नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसके लिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस तरह का शेप लेगी, इसको लेकर के यहाँ हम बात करेंगे कि जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह ना के बराबर हो जाए तथा सभी लेन देन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर नेफ्ट और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसे माध्यमों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से जब भुगतान होने लग जाएगा तो यह एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत में कैशलेस इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी इसका जो ढांचा है, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी अभी कमी है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में अभी ये तकनीकी इसलिए वायबल नहीं है कि वहाँ न तो नेट की पहुँच है, ना वहाँ पे बिजली कई बार नहीं मिलती है, या फिर सभी लोगों के पास में इस तरह के उनको जानकारी नहीं है, इसलिए भारत में इसमें अभी समय लगेगा। तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें उसमें वो कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन से माध्यमों से लेन देन होते हैं, इसी पे अभी यहाँ बात करेंगे। जिसमें पहला है कैशलेस जो लेन देन है, यानी कैशलेस
किन किन माध्यमों से होता है, जिसमें पहला है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन में एक मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट होता है, वर्चुअल आभासी वॉलेट, जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में रखे जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल पर्स है जिसमें से पैसे निकाल करके लेन देन किया जाता है। मोबाइल वॉलेट के बाद दूसरा प्रकार है कैशलेस का, वो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, इसका तात्पर्य है प्लास्टिक से बने उन सभी कार्ड्स जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि प्लास्टिक मनी में आते हैं और इनका इस्तेमाल भी भुगतान करने में किया जाता है। इस प्लास्टिक मनी के प्रयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था को तो बल मिल ही रहा है, साथ में नकदी अर्थव्यवस्था के झंझटों से भी मुक्ति आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है। इसके बाद अगला जो माध्यम है तीसरा, नेट बैंकिंग। ये बैंकों द्वारा एक प्रदान की गई एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को बैंक देते हैं और वो अपने मतलब यानी ग्राहक के कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य ऐसे डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट के जरिए नेट बैंकिंग का उपयोग करता है। इस नेट बैंकिंग के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर्स हो जाते हैं, लेन देन का भुगतान किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट माध्यम जरूरी है। इसके लिए चाहे नेफ्ट की बात करें, चाहे आरटीजीएस की बात करें, ये सब भुगतान प्रणालियां नेट बैंकिंग के तहत आती हैं। इसके बाद अगला जो माध्यम है उसका वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ की गई एक लेन देन की प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग कर धन का त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। यह भुगतान का एक ऐसा माध्यम भी है जो सातों दिन 24 घंटे कार्य करता है और इस सेवा का लाभ बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी उठाया जा सकता है। इससे धन का लेन देन सुरक्षित होता है, नकदी लेन देन कम हो जाता है और इस तरह से व्यापारिक भुगतान में इसका उपयोग होता है। इसके बाद एक और माध्यम है पेमेंट बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो तरह के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। एक तो होता है सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस जिसको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, और दूसरा विभेदित बैंक लाइसेंस, डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। एक पेमेंट बैंक विभेदित बैंक लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में आता है। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसमें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। इन बैंकों का उद्देश्य प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आयकर से गुजारा करने वाले परिवारों, लघु कारोबारियों, छोटे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ये एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है लेन देन का। ये इस तरह से ये मेथड्स हैं जो जिससे कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कैशलेस अर्थव्यवस्था में इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके कैशलेस होने के फायदे क्या हैं। इसमें पहला फायदा है कि टैक्स की चोरी पर रोक लग जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था जब कैशलेस हो जाती है तो टैक्स चोरों को मौका नहीं मिलता है। साथ ही प्रत्येक कैश लेन देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं जिससे किसी व्यक्ति की वास्तविक आय के जो आंकड़े जुटाने में सरकार को आसानी रहेगी, क्योंकि सब लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। काले धन पर रोक लगेगी। बहुत बड़ी समस्या है देश में काले धन की, तो इस कैशलेस माध्यम से ये पेमेंट होते हैं तो उससे काले धन पर भी रोक लगेगी, क्योंकि नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। उससे लोग नशीली दवाओं की तस्करी भी कर लेते हैं, मानव तस्करी भी कर लेते हैं, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को अंजाम भी दे देते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास नकदी आता है जिसका कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में नहीं आता है। इसलिए यदि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाता है तो इस तरह के कार्यों पर रोक लग सकती है, क्योंकि पैसे का लेन देन सारा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं की पहुंच है वो व्यापक हो पाएगी, यानी देश में जो बैंकिंग सेवाओं का जो आधारभूत ढांचा है उस तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। अभी तक स्थिति ये थी
कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के बैंकों में खाते ही नहीं थे। तो इस कैशलेस इकोनॉमी से आवश्यक हो जाएगा कि सब लोग अपने खाते बैंकों में खुलवाएं और लेन देन डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली करें, तो उससे सभी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी बैंकों तक, या बैंकों की सेवाएं हैं वो सभी लोगों के जद में आ जाएंगी। इसके बाद अगला जो फ़ायदा है वो लागत में कमी है। ऑफ कोर्स ये भी सही है कि बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भुगतान करने के जाना आना, उससे लागत बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब वो ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में भी कमी आएगी और साथ ही बैंक के लिए आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली भुगतान करना। कैशलेस लेन देन बढ़ने से रिजर्व बैंक को कम नोट छापने होंगे, क्योंकि नोटों की छपाई पे भी बहुत बड़ा खर्चा आता है और जिससे कई तरह की परेशानियां आर्थिक रूप से खड़ी होती हैं। तो ये भी एक फ़ायदा रहेगा कैशलेस इकोनॉमी के आने से। इसके बाद में अगला फ़ायदा है जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि, यानी सरकार जनता के कल्याण हेतु जो योजनाएं चला रही है उन कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, लोगों तक उनका फ़ायदा डायरेक्ट रूप से पहुंचेगा, क्योंकि पैसा किसी बिचौली के हाथ में नहीं जा करके इलेक्ट्रॉनिकली उनके खाते में सीधा जाएगा। तो उससे बेनिफिशियरी है वो प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये फ़ायदे हुए कुछ जो कैशलेस इकोनॉमी के हैं, साथ में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियों में पहली चुनौती है अधिकांश जनसंख्या बैंकिंग नेट के बाहर है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही इस तरह की है कि जो नेट जो कहें कि बैंकिंग सेवाओं की जद में नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा करी है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैंकों तक अपनी पहुंच बढ़ा ही नहीं पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी 3-4 साल पहले तक लगभग देश में 40 करोड़ लोगों के खाते बैंकों में नहीं थे, और ये 40 करोड़ लोगों के खाते बैंकों में खुलने से उनके लिए भी अब लेन देन आसान हुआ है। उनको भी सीधा सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है वो सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर मिल रही है। इस तरह की चुनौतियाँ अभी भी कैशलेस इकोनॉमी की राह में बनी हुई हैं कि सभी लोग बैंकों की पहुंच से बाहर, बहुत बड़ी संख्या है जो बैंकों तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही जनधन योजना लागू होने के पश्चात बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट खुले हैं, लेन देन उनका हालांकि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे उनका लेन देन बढ़ेगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इन खातों को क्रियाशील बनाया जाए, यानी इन खातों को एक तरह से एक्टिवेट रखा जाए, इनका लेन देन उन खातों से किया जाए, तो उससे ये ऑपरेशनल रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, जिससे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में आसानी रहेगी। साथ ही असंगठित क्षेत्र का प्रभाव, यदि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग नेट के दायरे में आ जाता है तो कैशलेस होने की मुहिम सफल होने में फिर भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी भी देश में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका बैंकों से कोई सरोकार नहीं रहता है। वो लोग नहीं जानते हैं कि डिजिटल लेन देन कैसे किया जाए, और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे वो लोग एक तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इसी तरह से अधिकांश लेन देन अभी भी चूंकि असंगठित क्षेत्र में नकदी होता है, तो ऐसे में किसी से ये उम्मीद करना कि वह नकदी में प्राप्त वेतन को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर या करके फिर क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करेगा, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों के जो विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये आवश्यक किया जाए कि उनकी तनख्वाहें भी बैंक अकाउंट के मार्फत ही जमा हों और वो बैंकों के मार्फत ही लेन देन करें। अगली जो चुनौती है वो साइबर सुरक्षा की है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये तमाम दुनिया के लिए है कि आज भी बड़े बड़े जो हैकर्स हैं जो डेटा चोरी करते हैं, जो डिजिटल लेन देन को
असुरक्षित बनाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पैरेलली चलता रहता है, तो उससे भी एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में इसका अभी बहुत ही सुरक्षित नेटवर्क तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि देश में अभी भी टेक्नोलॉजी बहुत एक एडवांस नहीं है, और बहुत से ऐसे साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जिसकी वजह से अभी कैशलेस इकोनॉमी एक चुनौती बना हुआ है। अक्टूबर 2016 में लगभग 30 लाख से अधिक डेबिट कार्डों का विवरण ही चोरी हो गया था। ये दिखाता है कि अभी भी हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत पुअर है, इसलिए उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और भारत में यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाती है तो साइबर सुरक्षा को तो मजबूत करना ही होगा। इसके साथ ही बहुत बड़ी एक समस्या है कि नेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की जो लागत है, वो देश के ग्रामीण अंचलों में आज भी बड़े पैमाने पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं आती है, और नेट की कनेक्टिविटी नहीं आने से उन लोगों को भुगतान करने में बड़ी परेशानी आती है, इसलिए वो नकदी लेन देन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ज़रूरी है कि नेट की कनेक्टिविटी व्यापक रूप से मजबूत की जाए, आम आदमी तक पहुँचे, और इंटरनेट की जो लागत है उसको भी थोड़ा कम किया जाए, तो संभव है कि लोग इसको अपनाएंगे। क्योंकि जो बैंकों द्वारा जो एटीएम कार्ड, डेबिट और ये जो क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं, इन पर कई तरह के शुल्क लगाए जाते हैं, और ऐसे शुल्क के वजह से लोगों को उनकी लागत वहन करनी पड़ती है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आम आदमी फिर नकदी लेन देन की तरफ बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि इसकी लागत में भी कमी की जाए, नेट की में और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए। जहाँ तक वर्तमान परिदृश्य का सवाल है भारत में कैशलेस इकोनॉमी का, कैशलेस सोसाइटी का, वो जैसा मैंने पहले कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में एटीएम कार्ड और ये जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ये सब बंद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रही है। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड खुदरा डिजिटल भुगतान के प्रमुख माध्यम हैं। वहीं यूपीआई और प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेन देन भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वर्ष 2014-15 में पीपीआई यानी प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होने वाला जो लेन देन था वो 18% था, जो 16-17 बढ़कर के 36% हो गया, और वर्तमान में शायद ये तो 2020-21 में लगभग 50% के आसपास पहुंचने की अनुमान है। तो इस तरह से ये पीपीआई और यूपीई के माध्यम से भुगतान करना अब और आसान हो रहा है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए जो मोबाइल वॉलेट में पैसे रखते हैं और फिर वो अपने आवश्यकता अनुसार उनको खर्च करते हैं, तो इस तरह से उनके प्रीपेड पीपीआई भुगतान से आसान हो जाते हैं। और ये जो मोड है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये सब पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके तहत एक जैसे भीम ऐप है, वो भीम ऐप काम करता है, उसके माध्यम से भुगतान होता है। देश में यदि किसी व्यक्ति द्वारा पेटीएम वॉलेट से पेमेंट किया गया है तो वह पीपीआई और भीम ऐप से किया गया भुगतान यूपीआई भुगतान का उदाहरण है। यानी भारत में यदि कोई व्यक्ति पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करता है तो वह पीपीआई के तहत होगा, प्रीपेड भुगतान, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, और यदि भीम ऐप से किया तो वो यूपीआई। इस तरह से देश में ये चलन तेजी से बढ़ रहा है। आगे की राह जहाँ तक बात है कि भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की राह आसान तो नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों के इसे काम में लिए जाने से देश में लेन देन सुरक्षित हो पाएगा, काले धन
पर रोक लग पाएगी, टैक्स चोरी रुक पाएगी और एक अर्थव्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसलिए आवश्यक है कि आम आदमी को इससे जोड़ा जाना चाहिए। आम आदमी के जद में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, नेट बैंकिंग हो और उनको इस बारे में जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और आने वाले समय में इसका उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटली साउंड बनाएं, ताकि जो लेन देन से संबंधित जो फ्रॉड हैं, जो 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 अपराध हो रहे हैं, उन पर भी रोक लग सकेगी। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए कि किस तरह से वे इसे अपना करके अपने लेन देन सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से कैशलेस इकोनॉमी आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।